तो पहले साफ कर देता हूं कि बहन जी ने बड़ा सेक्रीफाइस किया, लाभ लिया। काशीराम जी की कमाई लाखों जो मिशनरी थे कार्यकर्ताओं का कमाई, और लड़ झगड़ के काशीराम जी से मुख्यमंत्री बने, जबकि काशीराम जी नहीं चाहते। इंटरनल स्टोरी में बता रहा हूं। और जो 95 का वो जो गेस्ट हाउस का कांड है वो आरएसएस ने कराया था। मैं बहुत गहराई में गया। जमीन में रहते थे सारे भाई बहन, और बाप इनके लाइन मैन थे टेलीग्राम। कोई जेल गए हैं, कोई इनके ऊपर कोई मारपीट पड़ी है, कोई खजाना लेके आए, कोई बड़ी पोस्ट से आए। मैं आईआरएस छोड़ करके कमिश्नर का पद छोड़ के आया। मान लो मैं सफल ना होता तो यही समाज कहता कि अरे मूर्ख था क्या ये, इसको क्या जरूरत थी आईआरएस का पद छोड़ने का। तो पहले साफ कर देता हूं कि बहन जी ने बड़ा सेक्रीफाइस किया, लाभ लिया। काशीराम जी की कमाई लाखों जो मिशनरी थे कार्यकर्ताओं का कमाई, और लड़ झगड़ के काशीराम जी से मुख्यमंत्री बने, जबकि काशीराम जी नहीं चाहते। इंटरनल स्टोरी में बता रहा हूं। और जो 95 का वो जो गेस्ट हाउस का कांड है वो आरएसएस ने कराया था। मैं बहुत गहराई में गया। दारापुरी जी सीनियर आईजी हैं, बहुत कमिटेड है, उनसे भी जाके पूछिए। ये जान करके आरएसएस ने इनको कराया था वो बहाने में कि हमें हमारे ऊपर हमला हुआ। कुछ लोग गए थे एमएलए को पकड़ने के लिए, लेकिन इनको मारने पीटने नहीं गए थे, लेकिन ऐसा किया। तो मैंने कहा कि बहुजन आंदोलन को मायावती जी ने गला घोटा है, अब मायावती जी का गला घोटा जाना चाहिए। तो कोई शारीरिक रूप से या कोई गर्दन थोड़ी दबाता है, तो भाषा है कहने का मतलब। जब मैं कहा कि मायावती जी बहुजन आंदोलन का गला घोट रहे हैं, तो इसका मतलब वो चोरी वो तलवार लेकर के किसी का गर्दन थोड़ी काट रहे हैं, हाथ से थोड़ी। एक मुहावरा होता है, बस बात को पकड़ लिया। इनके पास मुद्दा तो था नहीं। और मेरी सक्रियता उसी दिन उन्होंने मीटिंग रख दी। तो बल्कि हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं सतीश सांसी जी ने कहा कि साहब ये जरूर है, आपने मीटिंग रखा है इसलिए इन्होंने रखा है मीटिंग। तो फिर वहां हम गए, और उसके बाद मायावती जी, आकाश आनंद जी, इन्होंने भड़काऊ ट्वीट कर दिया। पूरे देश से मुझे फोन आने लगे, मेरा टेलीफोन नंबर सोशल मीडिया पर डाल दिया, गाली गलौज करने लगे, मेरे मारने के लिए इनाम रख दिया, करवा दिया। कम से कम 100-150 जगह तो मेरा ख्याल है धरना प्रदर्शन किया या तो पुतला जलाया। अरे भाई, यही तेजी तो आपको उस समय दिखानी चाहिए थी जब बाबा साहब का अपमान अमित शाह ने किया। अमित शाह का कहीं पुतला फेंका। 2 अप्रैल 2018 को जब दलित संगठनों ने भारत बंद का नारा दिया, तो सबसे ज्यादा विरोध इन्होंने किया। मैं बीजेपी में रह करके हमने उसका समर्थन नहीं किया, बल्कि जो लोग पकड़े जा रहे थे उनको छुड़ाने का काम किया, और इसी वजह से बीजेपी में भयंकर हमारा विरोध हुआ। तो मैं सत्ता में रह करके दलित समाज के लिए बोला, तुम सत्ता में नहीं हो तो भी विरोध कर रहे थे, तो बीजेपी का बी टीम करके। और 2022 में जो चुनाव हो रहा था, उस समय कहा कि एक पिछड़ों की पार्टी है, और कहा कि समाजवादी पार्टी ये न जीते, बीजेपी भले जीत जाए, सवर्ण की पार्टी तुम जिताने में लगे हो। उसके बाद में जो अंधभक्त पड़े हुए हैं, अरे अकल तो थोड़ा तो बुद्धि पर दबाव डालो। ये जो जिन्होंने बीएसपी बनाई, राज बहादुर जी और डॉक्टर मसूद और सहित तमाम लोग, क्या ये सब गलत है? उन लोगों से, जागरूक लोगों से पूछ लीजिए। तो ये हालात है। उसके बाद जो राहुल जी ने अभी उसके 2 दिन बाद राहुल कहा कि अगर बहुजन समाज पार्टी इंडिया अलायंस में आ गई होती तो बीजेपी केंद्र में सरकार नहीं बना पाती, 15-20 सीटों का और फर्क पड़ता, तो मोदी प्रधान न बनते, तो हमारा आरक्षण बच जाता। जो अभी पोर्ट बिक रहे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बिक रहे हैं, नौकरियां खत्म हो रही हैं, शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, स्कॉलरशिप वगैरह खत्म हो रहा है, और प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, यह सब रुक जाता। तो ये हालत। अब काशीराम जी के भाई दरबारा सिंह जी कहते हैं कि मायावती ने हत्या किया है, वो भी गलत बोल रहे हैं, सभी गलत बोल रहे हैं, यही एक सही है। खैर उसमें मैं नहीं जानता हूं, जाता हूं दरबारा सिंह ने जो अपना वो किया है
वो उनका अपना अप्रोच है, वो अलग मुद्दा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अंधभक्त मत बनो। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था, मेरी बात भी मत मानना, अगर कसौटी पर खरी न उतरे तो मेरी बात भी मत मानना। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि जो मैं कह रहा हूं यह जरूरी नहीं है कि सच मानो, इसको कसौटी पर पहले देखो। तो भाई ऐसा है कि कम से कम इस नर्क से, इस गंदगी से, इस जातिवाद के डंग से निकलो, सच्चाई जानो। मैं सच्चा नहीं हूं तो मेरा साथ मत दो, मेरी कमी तो बताओ। अब सुनी सुनाई, अरे भाई मैं ये कहता हूं, पार्लियामेंट की वेबसाइट, वो तो नहीं झूठ बोलेगी, वो मेरे कंट्रोल में तो नहीं, जाकर के वेबसाइट चेक कर लो, किसने कितना सवाल किया है। पार्लियामेंट में जाकर के वहां सवाल पूछने की जगह हो। समाज की बात, चाहे वो मुस्लिम समाज की बात हो, चाहे दलित है, चाहे पिछड़ा हो, चाहे आरक्षण की बात हो, वहां जाकर के, ये बड़े महलों में रहने का नहीं, इन्होंने बड़े महलों में रहे हैं। मैं बीजेपी में रह करके इतने सवाल किए हूं कि न्याय जजेज हमारे क्यों नहीं है, आरक्षण क्यों नहीं पूरा हो रहा है, निजीकरण क्यों हो रहा है, बैकलाभ क्यों है, हमारे कर्मचारी अधिकारी परेशानी क्यों की जा रही है, अत्याचार क्यों हो रहा है। पूरे जिंदगी में इतना सवाल अगर मायावती जी ने किया हो तो मैं सामाजिक और राजनीतिक जीवन को छोड़ दूंगा। लेकिन आप जाके पहले देखो तो सुनी सुनाई बात को उसने ये कहा, उसने वो कहा। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा कि बड़ी जागृति हुई, तो कौन सी जागृति हुई? आप जानते हैं सबसे ज्यादा विकसित दलित समाज के लोग आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, वहां कौन सा बीएसपी पहुंच गई भाई? कर्नाटक में है। ज्यादा अधिकारी, ज्यादा डॉक्टर, ज्यादा इंजीनियर, ज्यादा पूंजीपति, बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर सब वहां है। अरे यहां कुछ सत्ता से लाभ मिला ही नहीं लोगों को। सत्ता का लाभ मिला, समाजवादी पार्टी ने अपने लोगों को दिया। यादव समाज पहले कितना कहते, अरे अहिरवा का बेटा है, ये ऐसा कहते थे। मैं बचपन में गांव में देखा था, बहुत पोजीशन अच्छी नहीं थी, लेकिन रेत का ठेका, बालू का ठेका, शराब का ठेका, रोड के ठेका में, सब में उनके कार्यकर्ता आए। बंदूक का लाइसेंस, गन का लाइसेंस, और अधिकारी डीएम एसपी को मुलायम सिंह खुद ही जाके कहते थे, जहां पर सभा करने जाते तो जो सपा का जिला अध्यक्ष होता था उसको कहते थे कि यहाँ का मुलायम सिंह है। उनका हौसला बढ़ाया, स्कूल बनवाए, कॉलेजेस बनवाए। वो तो यह भी बिना कहे सब कर गए। इन्होंने क्या किया? कोई दलित खाता पीता नजर भी आ गया और किसी ने मान लीजिए उधर उधर से पैसा कमाओ में भी लिया, उसको जब तक खत्म नहीं किया, पार्टी से निकाला नहीं, तब तक चैन नहीं हुआ। केवल जी हुजूरी वाले रह गए, हाँ बहन जी, जी बहन जी, जी बहन जी। और बेचारे लेकर रजिस्टर, अपना कोऑर्डिनेटर लेकर के चंदा इकट्ठा किए जा रहे हैं, चंदा इकट्ठा करके जन्मदिन में दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, केवल चंदा इकट्ठा कर। और तब तो इससे ज्यादा तकलीफ मुझे खुद पर नहीं गुजरी है, लेकिन जिनके ऊपर गुजरी है बहुत तकलीफ है मुझे। बेचारों ने क्षेत्र बनाया, एमएलए का तैयारी की, एमपी की तैयारी की, 4 साल 5 साल लगाकर जब तैयार हो गया क्षेत्र तो कोई पैसे वाला आया और पैसा देकर टिकट खरीद ले गया। ये अक्सर हुआ है, उनके गर्दन नहीं कटे हैं। बीएसपी, आज बीएसपी का वो हिस्सा है जिसका नेतृत्व मायावती जी कर रही हैं, उसका बीजेपीकरण हो गया। वो कोई शमसुद्दीन राइन, उसका राइन या कोई नाम है, 2022 में इन्हीं का खास आदमी था। उन्होंने कहा 300 करोड़ रुपए लेकर के 50 टिकट में उन्होंने बीजेपी को बेच दिया। उन्होंने आरोप लगाया, मैं नहीं कह रहा हूं। आप पैसा इकट्ठा कर करके एक तरफ इकट्ठा, दूसरी तरफ लोग लूटते जा रहे हैं, लूटते चले जा रहे हैं। अरे इस गरीबों के पैसे को इस तरह से किया है, बहुत तकलीफ और तड़फ होती है। भ्रष्टाचार न किया होता तो आप डर के रहते। ईडी, सीबीआई, इनकम, जहां देखो वहीं संपत्ति, जहां देखो वहीं संपत्ति। कोई लेके भाग रहा है, कोई दबा ले रहा है, कोई बेईमानी कर ले रहा है। अरे भैया, वो पार्टी के लिए भी लगाए होते तो भी समझ में आता। तो भैया ऐसा है, अब तो खात्मा है इनका मामला, हमारे वजह से तो खत्म हो नहीं रही। एक चीज मैं और आपको बता देना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, मेरी एक बात कभी गलत नहीं होती।
ये बात बार बार कहते हैं, अरे बाबा साहब का कांग्रेस ने अपमान किया। मैं कांग्रेस में हूं इसलिए नहीं कांग्रेस का समर्थन करता हूं, सत्य बोलता हूं। गांव गांव में अभी चर्चा मेरे बचपन में जब हुआ करता था, अरे सरदार पटेल ने तो कहा था डॉक्टर अंबेडकर के लिए तो दरवाजे भी बंद हो गए, खिड़कियां भी बंद हो गई, और कांग्रेस नहीं आने देना चाहती थी। वो तो जोगेंद्र नाथ मंडल बंगाल से जितवा के भेजे थे। वो आजादी के पहले की बात है। आजाद जब हो गया देश, तब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में नहीं पहुंच पाए। कांग्रेस ने अपने एक मेंबर थे जो संविधान सभा के थे, एम.आर. जयकर, बंबई से, इस्तीफा दिलवाया। फिर बाबा साहब को कांग्रेस चुनवा के संसद सभा में लाई। एक दूसरा, बाबा साहब ने खुद कहा, जब उनको चेयरमैन बना दिया संविधान निर्माण समिति का, तो उन्होंने कहा कि मैं तो सदस्य ही होना अपने आप को बहुत धन्यवादी समझता था, यहाँ तो मुझे चेयरमैन बना दिया, कानून मंत्री बनाया। एक बार कहते हिंदू कोड बिल नहीं पास किया, इस्तीफा दे दिया। अरे भाई, ऐसा है कि संसद है, बिना संसद के सरकार के कोई बिल पेश नहीं होता। नेहरू जी और गांधी जी नहीं चाहते या कांग्रेस नहीं चाहते तो बिल पेश कर देगा, आप जाके कोई पेश कर देगा? संसद के तौर तरीके होते, बिल उन्होंने ही पेश कराया था। और नेहरू जी ने कहा था कि सितंबर 1951 में कि अभी पूरे देश में विरोध हो रहा था, पूरे देश के वकील विरोध कर रहे थे, आरएसएस विरोध कर रहा था, करपात्री कोई नेता थे, हिंदू महासभा, सब विरोध किया था। पूरे देश के अंदर नेहरू, गांधी और अंबेडकर सबके पुतले फूके। नेहरू के पुतले फूके हैं, गांधी जी के भी पुतले फूके हैं इसके ऊपर। तो नेहरू जी ने कहा कि अब अक्टूबर में नोटिफिकेशन हो रहा है प्रथम चुनाव का, रुक जाइए, फिर हम आगे इसको पास करेंगे। बाद में पास भी किया। और क्या वो हिंदू कोड बिल क्या दलित महिलाओं के लिए था? सवर्ण महिलाएं कितना उसको हिंदू कोड बिल को जानती हैं, और ओबीसी महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं, सभी के लिए तो था। बिना बात के लोग ऐसे ही उड़ाए जा रहे हैं सुनी सुनाई बात को। तो भाई, सुनी सुनाई बात को नहीं करना चाहिए। ये गलत पेश किया गया। और भारत रत्न नहीं दिया। अरे भारत रत्न नहीं दिया, अगर दे भी देते तो उससे हमें आरक्षण का क्या मतलब, संविधान का क्या मतलब, स्कॉलरशिप का क्या मतलब, कोटा परमिट का क्या मतलब? वो तो काम कर गए थे, माना नहीं दिया। तो हमें कौन सा, हमारे अधिकार के कौन सा उसके कटौती है? बिना वजह की बातें हरा दिया चुनाव में। अरे भाई, पहला चुनाव 1952 में सीपीआई के बहुत बड़े नेता डांगे थे, और सावरकर, जो मोदी जी के आदर्श पुरुष है, उन्होंने मिल के हराया था। ये डॉक्टर अंबेडकर ने खुद ही कहा। लेकिन बीजेपी पर हमला नहीं करेंगे मायावती जी, कांग्रेस। अरे भाई, आप भूमिहीनों के जमीन किसने दिया, दलितों को किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। स्कॉलरशिप किसने दिया? नौकरी किसने दिया? संविधान में कहीं आरक्षण शब्द नहीं है। संविधान में कहीं आरक्षण, नौकरी में आरक्षण शब्द नहीं है। जो बहुत बोलते हैं, पहला अमेंडमेंट जिसका विरोध बीजेपी ने किया है, अभी भी कर रही थी, और मायावती जी चुप रही थी, उसी में आरक्षण आया है। जो 52 में सब पहला अमेंडमेंट हुआ। शर्म आती है कई बार। पहले गेहूं, मिट्टी का तेल, चीनी और पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी में कोटा किसने दिया? कांग्रेस ने ही दिया। कारोबार करने के लिए कांग्रेस के ही समय, कांग्रेस के अलावा, और ये जो बड़े प्रिवी पर्स जो राजाओं महाराज का किसने खत्म किया? जमींदारी उन्मूलन किसने किया? जमींदारी उन्मूलन ना होता था, जमीन मिलती, पट्टे पर जमीन मिलती, भूमिहीनों को जमीन मिलती। ये कांग्रेस ने किया। इसका विरोध अभी हाल में बीजेपी ने किया। वहां मायावती जी कुछ नहीं बोलती। ये हालत है इनकी। सुनिए, ये चीज पढ़ने को नहीं मिलेगी, मुश्किल से बहुत जगह पढ़ोगे तब ये मिलेगी बात। और एक बात है, ओबीसी को भी मैं कह देना चाहता हूं, ओबीसी को आरक्षण अगर किसी ने दिया तो कांग्रेस ने दिया। ओबीसी वाले भी भ्रमित है। अरे बीपी सिंह ने 90 में मंडल कमीशन लागू करने की सिफारिश की, 92 में सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया ओबीसी को रिजर्वेशन देने का, वही मंडल जजमेंट, तब कांग्रेस की सरकार थी।
2006 में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में ओबीसी को रिजर्वेशन किसने दिया? कांग्रेस ने दिया था, बीजेपी ने विरोध किया था और अरविंद केजरीवाल ने विरोध किया था। ओबीसी का भी भला उन्होंने किया। ऐसे थोड़ी कि मैं सत्ता पक्ष छोड़ करके यहां आ गया, बगैर सत्ता का हूं यहां पर। वहां होता बड़े आराम से मैं राष्ट्रपति बन जाता। 20 मई 2014 को रामनाथ कोविंद जी अपना बायोडाटा लेकर मेरे दरवाजे पर आए। उस समय मेरी ये ताकत थी, लेकिन जब बीजेपी में विरोध करना शुरू किया तो उन्होंने भी हमें निगलेक्ट करना शुरू कर दिया, हमें इग्नोर करना शुरू कर दिया। स्वाभाविक बात है, कोई लालच है। आईआरएस की नौकरी कौन छोड़ता? 11-12 साल में नौकरी छोड़ दिया था हमने, और 5 आदमी नहीं कहीं आए लोग कि आपने नौकरी छोड़ दिया, लीजिए 5 दिन की मेरा वेतन, आपके बच्चे कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे? ये किया हमने। आज भी जो रैली धरना प्रदर्शन होता है, 2/3 और आधा से ज्यादा मांग जाकर अपने दोस्तों से मांग जांच करके तब टेंट लगवाते हैं, माइक लगवाते हैं, पोस्टर होता है, पोस्टर छपवाते हैं, फिर और तमाम सारी व्यवस्था। आज भी समाज से मैं लेता थोड़ी हूं, थोड़ा बहुत जो मिलता है वो पूरा नहीं होता, फिर भी आश्चर्य, बहुत तकलीफ होता है। इस समाज का भला नहीं हो पाएगा। तो ये प्रकरण जो बाबा साहब और कांग्रेस का है, ये भी हम साफ करना चाहते थे। और अब भाई जो आरक्षण खत्म कर रहे हैं उसके खिलाफ में कभी आपने बहुजन समाज पार्टी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आरक्षण होना चाहिए, रैली धरना प्रदर्शन सुना आपने? और भर्ती घोटाला जिसमें SC/ST की सीटें खत्म होती, ओबीसी की, कभी सुना आप? संविधान बचाने के लिए कभी कोई धरना प्रदर्शन शुरू किया है? वो किया कभी? आरक्षण बचाने के लिए किया कभी? ईवीएम से चुनाव न हो पूरे देश में, कहीं किया इन्होंने? क्या किया? सत्ता प्राप्त हो रही, सावधान प्राप्त हो रही, ये इमोशनल बातें। इनके कार्यक्रम क्या रहे कि स्कॉलरशिप बढ़ना चाहिए, शिक्षा का स्तर ऊंचा होना चाहिए, फ्री एजुकेशन होना चाहिए, और पट्टे की जमीन पर कब्जा दिया जाना चाहिए जहां कब्जा नहीं हो पाया है, इनको बिजनेस के लिए प्रमोट करना चाहिए, इनको कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने के लिए इनको आगे बढ़ाना चाहिए, और मीडिया में पत्रकार होना चाहिए। राहुल जी तो कहते हैं मीडिया में पत्रकार नहीं है, उद्योगपति नहीं है। ये सारे एक एक पॉइंट पर सवाल करते, वो करते हैं कभी? तो जातिवाद के चश्मे से मत देखो भाई, मर जाओगे, खत्म है भविष्य, अब खात्मा है। तो इसलिए निराशा है पूरे देश में। लोग कह रहे हैं कि आशा के रूप में। देखिए, दुनिया के हर देश में रिफॉर्म्स, क्रांति असफल होते हैं, तो क्या लोग दोबारा नहीं कोशिश करते? खास तौर से नॉर्थ इंडिया में इस समय जो मिशनरी थे, सामाजिक न्याय की ताकतें थे, वो निराश बैठी हुई। निराश नहीं बैठा जाता हर समय, और कई बार बहुत सारे रिफॉर्म्स, बहुत सारे आंदोलन असफल हुए, तो कोई बैठता थोड़ी। अब दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी एक नया आंदोलन है, और फिर से उठना चाहिए। उम्र चाहे जो हो, जिंदगी चाहे 1 साल ही बची रहो, 2 साल बची हो, ये नहीं देखना चाहिए कि हम तो 20 साल काम किए, अब तो थक गए। तो जो समाज प्रगति करने वाला होता है वो थकता नहीं है। और आपको बताऊं कि आंदोलन, सामाजिक काम हमें स्वस्थ रखता है, हमारी जिंदगी बढ़ाता है। और जो पॉलिटिक्स में है, सामाजिक वर्क में है जो बहुत ज्यादा, उनकी उम्र देखिए 90-100 तक पहुंच जाती है। और जो खाते पीते लाला टाइप के हैं, और जो वो 70-80 में ही निपट जाते हैं। इसलिए खड़े होइए फिर से। और हमारे विजय बहादुर जी उत्तर प्रदेश में बहुत काम कर रहे हैं, जस्टिस अभाजीत यादव बहुत काम कर रहे हैं, और जगहों पर भी। और मैं यहाँ चाहता हूं कि जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो नाम नंबर लिख दें, मैं उनसे फिर बात कर लूंगा। कमेंट में नाम नंबर लिख दें। एक्स में भी 5 लोग हैं, अभी 5 लोग। एक्स में भी अपना नाम नंबर लिख दीजिए। 5 लोग। तो आप जो डोमा से जुड़ना चाहते हैं, कोई समस्या है उसके बारे में भी, हम वो नहीं कहते हैं कि सत्ता आएगी तब आपकी हम समस्या का निवारण करेंगे। हमारे अंदर जितना दम है उतना हम करते हैं। एक बात और मैं कहना चाहता हूं,
ये भ्रम निपटाना हटाना जरूरी है कि ये जो ठिकरा समाजवादी पार्टी के ऊपर फोड़ा गया जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी कि अखिलेश यादव ने आरक्षण डिमोशन किया, ये गलत है। परिसंघ के आंदोलन से 3 संवैधानिक संशोधन में 81st अमेंडमेंट, 82nd, 85th अमेंडमेंट, और उसी की वजह से ये विवाद शुरू हुआ 85th अमेंडमेंट को लेकर के। कर्नाटक हाई कोर्ट ने गौड़ा जात के लोगों ने, लिंगायत और कम्मा वहां 2 डोमिनेंट कास्ट है, उन्होंने चुनौती दिया इस अमेंडमेंट को जो हम लोगों ने कराया था। परिसंघ की बड़ी बड़ी रैलियां होती तो उसका दबाव था। वो जब केस सुप्रीम कोर्ट में आया तो मुझे पता लगा, उस समय मैं उधार लेकर के नकल सारा कॉपी कराया था। मुझसे लेना देना नहीं था वो केस, वो तो सार्वजनिक था, पदोन्नति से, सीनियरिटी से जुड़ा था। फिर दौड़े दौड़े गया, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, हंसराज भारद्वाज लॉ मिनिस्टर थे, मीरा कुमार जी सामाजिक न्याय मंत्री थे, सुरेश पचौरी ड्यूटी मिनिस्टर थे। हम कहा भाई ये अमेंडमेंट वाजपेयी सरकार ने किया है, इसको बचाइए, नहीं सुप्रीम कोर्ट अगर उड़ा देगा ना तो हमारी जो सीनियरिटी है, प्रमोशन है, सब रुक जाएगा। 40 लाख रुपया उस समय सरकार, शायद ही सरकार कभी निजी वकील हायर करने को नहीं करती, क्योंकि उनके खुद ही अटॉर्नी जनरल होते हैं, सॉलिसिटर जनरल होते हैं, उनके वकील खुद ही सरकारी मुकदमे को पैरवी करते हैं। तो किया, वो मुकदमा नागराज के नाम से जाना जाता, उसको हमने जीता, 9 दिन तक सुप्रीम कोर्ट में बैठा रहा। उसी जजमेंट के उस जजमेंट में 3 चीजें लिखी थी, प्रतिनिधित्व को जांच करना चाहिए, क्षमता को जांच करना चाहिए और पिछड़ेपन को जांच करना चाहिए, बैकवर्डनेस को। और सरकार अगर कमेटी बना करके इन तीनों शर्तों को पूरा करती तो पदोन्नति में आरक्षण आगे चालू रख सकती। उत्तर प्रदेश में मायावती जी उस समय चीफ मिनिस्टर थे। 4 जनवरी 2011 को हाई कोर्ट ने कहा कि पदोन्नति में उत्तर प्रदेश में आरक्षण समाप्त। मैं भागा भागा लखनऊ गया, ये जो कर्मचारी थे अंधभक्त थे, अरे मुझसे बात ही करने को तैयार नहीं थे। हमने कहा देखो ये केस मैंने लड़ा है शुरू से, और इसकी पेचीदगी क्या है, इसको कैसे ठीक कराया मुझे मालूम, मुझे न वोट चाहिए न सपोर्ट चाहिए, लेकिन मायावती जी तक मेरा खबर पहुंचा दो कि उसी हाईकोर्ट के जजमेंट के एक हिस्से में लिखा है कि सरकार अभी भी चाहे तो पदोन्नति में आरक्षण दे सकती है, बशर्ते कि नागराज की जो तीनों शर्तें उसको उसकी खाना पूर्ति या कागजी पूर्ति कर ले। अरे भाई वहां सुनने को तैयार नहीं, सब अंधभक्त बने थे। उसके बाद धरना प्रदर्शन पूरे उत्तर प्रदेश में चालू किया। हम कहा अरे मूर्खों, ये धरना प्रदर्शन का काम नहीं है। और यह भी मैंने कहा था। फिर क्या किया, उस समय जनरल कैटेगरी के एम्प्लॉइज बहुजन समाज पार्टी की सरकार का विरोध कर रहे थे पदोन्नति में आरक्षण को लेकर, वो डर गए और खुद न फैसला लेने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट में भी पैरवी नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा पदोन्नति में आरक्षण खत्म होना चाहिए। उसके बाद सरकार गिर गई, वो अखिलेश यादव के ऊपर सारा ठिकरा फोड़ दिया और लोग अखिलेश यादव को दोषी मानने लगे। अरे मूर्खों, मैं क्या कहूं। और 1-1.5 लाख शायद लोग प्रमोट हुए, चीफ इंजीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो गया और इंस्पेक्टर कांस्टेबल हो गया, तो भी आंख नहीं खुली। इसको समाज का क्या भला हो सकता है। कहते हैं जागृति मिशन। अरे भाई मिशन क्या होता है जब तक नौकरी न हो, जमीन न हो, बिजनेस न हो, व्यापार न हो, आर्थिक समृद्धि न हो, प्लाट न हो, बिल्डिंग न हो, फैक्ट्रियां न हो, तो ये ऐसे झूठे सम्मान। अरे गरीब आदमी जिसके पास ये सब चीज न हो तो मजदूरी करने जाएगा, झुकेगा, वो क्या अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा। तो ये बात मुझे चर्चा करनी है। मैं आता हूं, अभी वक्फ, मुसलमानों का वक्फ छीनने को लिए तैयार है बीजेपी। कभी मायावती जी ने नहीं कहा कि भाई इनकी संपत्ति है, क्यों छीना जा रहा है। और एक बात है, अखिलेश यादव झुक करके समझौता किए 2019 में। अखिलेश यादव सुन करके, बल्कि अखिलेश यादव को नुकसान हुआ। बहुजन समाज पार्टी को 2014 में एक भी एमपी नहीं मिला। सपा ने झुक करके, आगे बढ़ करके, ज्यादा सीटें दे करके समझौता किया
और सपा को मिली 5 सीट और इनको मिली 10 सीट। उसके बाद में ये पागलपन का हद है कि एक दिन आकर के कि एक अचानक की सपा से संबंध तोड़ लेना, वरना एक बार फिर से वही जुनून पैदा हो गया था जो 93-94 में था। मिले मुलायम काशीराम हो गए, हवा हो गए जय श्री राम, वही जुनून फिर से पैदा हो गया था 2019। किसने उसको तोड़ा? इन्होंने तोड़ा और तो बड़ा तकलीफ हुई। अब उस दिन राहुल जी ने कहा कि अगर बसपा हमारे साथ लड़ी होती तो बीजेपी सरकार केंद्र में नहीं आती। तो मेरा ये कहने का मतलब कि आज जो मनुवाद यहां आके बैठा हुआ, वो मनुवाद यहां पर जो बैठा हुआ है वो इन्हीं के कारण 3 बार सरकार बीजेपी के साथ बनाई। अरे मैं जहां गया वहां ओपनली किया समाज हित में, यहां लुका छुपे बीजेपी के साथ क्यों है? यही बात हमने कहा था। इस आंदोलन, इनका बीजेपीकरण हो गया, सामाजिक आंदोलन अब संभालना चाहिए। हमारे हरदोई के लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं, नीरज जी हैं, बहुत सारे लोग, नाम नहीं लेना चाहते, 50 लोग ऐसे हैं जो, और कि अब उत्तर प्रदेश में खड़ा कर देना चाहिए, नहीं तो सब गया। भैया मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है, वोट नहीं लेना, नोट नहीं लेना है। अभी यह है कि हम एक प्लेटफॉर्म बना दिए हैं, दलित है, ओबीसी है, माइनॉरिटी, आदिवासी, ना अपना कोई संगठन है, यानी ये संगठनों का संगठन फिर से खड़ा कर दीजिए, वही आंदोलन 93-90। मेरी यही मेरा इनाम है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बहुत कुछ मिल गया, अब आगे हमें कुछ नहीं करना, हमें सामाजिक काम करना बस। एक बार खड़ा कर दें, चल पड़े। मैं कौन सा उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहा, मेरी कोई इस तरह का वो नहीं है। हमें दर्द है कि वो बिखर गया है, उसको समेटने की बात है। तो आप सब लोग बातचीत करिए। एक इस बयान से एक चीज तो अच्छी बात हुई कि जो पुराने सारे लोग थे निकल के आए, अब उन तक पहुंचा कैसे जाए? तो इस आप चार्ट बॉक्स में बाबूलाल जी हैं शायद, वहां मिर्जापुर के भी देख रहा हूं, और रानी शेख जी हैं, और इसमें कसोत्रा जी हैं, वो हमारे जम्मू के अध्यक्ष हैं। तो उनका नाम नंबर भेज दीजिए, हम उनको संपर्क करेंगे। और अभी प्लान किया गया झांसी, बांदा, हापुड़, आजमगढ़, श्रावस्ती, कई जगहों पर संभागीय सम्मेलन, लखनऊ में फिर हो सकता है, कुछ लोग कह रहे थे, बाराबंकी में भी हो सकता है। तो इस तरह से फिर से इस आंदोलन को खड़ा कर दीजिए। अब दोबारा मौका नहीं मिलेगा। डोमा मैदान में है, डोमा का साथ दिया तो खड़ा हो जाएगा, वरना दोबारा खड़ा नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारा कोई भाई निजी स्वार्थ नहीं। जिसको दर्द है समाज का वो आए और जुड़े। और दूसरी बात यह है कि भैया ऐसा है कि छोटे छोटे संगठन बना करके कुछ नहीं कर सकते, उल्टा मनुवाद को मदद करते हो। अपने दिमागी खुराक के चाहत में आदमी संगठन पैदा कर देता, और उससे कहो कि भाई जोड़ के काम करें, तो वो भी अकड़ जाता कि मैं भी तो कर रहा हूं, मैं भी भागीदारी आंदोलन कर रहा हूं, मैं भी सभा। अरे भैया आपकी बात सुने तो कोई। तो शक्ति का वितरण नहीं होना चाहिए, अहंकार को मसल के फेंक देना चाहिए। मुझे तो अहंकार नहीं, मैं तो किसी से बात करने को तैयार। तो यही मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं। और देखिए ऐसा है कि मुस्लिम समाज से खासतौर से मेरी अपील है कि भाई सामाजिक दोस्ती से ही राजनीतिक क्षेत्र में आपका प्रतिनिधित्व हो पाएगा। दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी सामाजिक स्तर पर मित्र बनेंगे, तभी जाकर के जो मुस्लिम समाज आज जो राजनीति में अछूत हो गया है, कोई एमएलए एमपी का टिकट नहीं दे रहा है, पार्षद का, चूंकि बीजेपी उसका हिंदू मुस्लिम कर देती है और उसको एंटी हिंदू पार्टी कर देती है, ध्रुवीकरण कर देती है, तो उसका रास्ता यही है और कोई रास्ता है ही नहीं। एक हमारे साथी उनसे बातचीत किया तो मुस्लिम समाज में संगठन चलाते हैं। हमने कहा देखिए सबकी अपनी परिस्थिति होती है, आप अकेले चला करके, अकेले चलाओगे भी तो ध्रुवीकरण होगा, हम लोग मिल के चले। तो आप जब मिल के चलेंगे तो हमारे प्लेटफॉर्म पर जब उनको लोग देखेंगे तो मुस्लिम समाज भी उनके साथ जुड़ेगा, क्योंकि शक्ति के साथ लोग जाते हैं।
कुछ सवाल मैं पूछना जो पूछना चाहते हैं लिख करके आप दे दीजिए, मैं उन सवाल को। अभिषेक जाटव जी, अरे भैया तुम्हारा तो कल्याण, अरे बुद्धि दी गई है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नुकसान तुम ही लोग तुम्हारा ही होगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नुकसान तुम ही लोगों का है और बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो रहे हैं और आने वाले दिनों में वो हालत होगा, अभी हो गया, पिटाई ऐसी होगी तो तुम्हारे वो। और एक बात है, बाबा साहब की बात, बाबा साहब ने जाति विहीन समाज की बात कही थी, जातियां क्या हम लोगों ने तोड़ा, हम लोग जाति आज भी जाति में ही हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर को फेल करने वाले हम ही लोग। तो फिर जिनको कोई सवाल करना, 2-4 सवाल हम ले लेंगे, आप लिख सकते हैं। अच्छा, संतोष सिंह जी ने अपना नंबर दे दिया है, अपना नंबर जल्दी जल्दी नाम नंबर लिख दीजिए, कल मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन आप ऐसे नाम नंबर मत दीजिएगा, अगर चाहते हो समाज का भला हो तो संगठन में जुड़ना चाहते, क्योंकि मेरे में अकेले में कोई शक्ति नहीं, आज के समय में न बोलने से न लिखने से कोई बात हमारा नहीं मानने वाला, आज चाहिए सिर्फ जनता चाहिए, संगठन चाहिए, और संगठन के बगैर नहीं हो सकता। हमारा सोशल मीडिया है, ऑल इंडिया परिसंघ है, डोमा परिसंघ है, हमारे वेबसाइट पर आप जाइए, सदस्य बनिए, सदस्य बनना बड़ा आसान है, वेबसाइट पर जाइए, आप सदस्य बन जाएंगे, हमारे पास तो तुरंत खबर आ जाती है हमारे वेबसाइट पर, डोमा www.domaparisang.com, और हमारा यक्स है जिसको ट्विटर कहते हैं, @dr_uditRaj and underscore sorry @AI person @_underscore AI person ऑल इंडिया AI परिसंघ, AI परिसंघ डोमा के नाम से पेज है, यक्स पर आप जाइए, बंटी भैया जी हैं, आप इसको शेयर जरूर करते जाइए, कल तक शेयर करते जाइए। एक्स में 650 लोग जुड़े हैं, एक्स पर 650 लोग इस समय जुड़े हैं, हमारे ट्विटर पर 650। मैं उन सबसे आग्रह करूंगा कि आप नाम नंबर अपना दीजिए, और जब मैं कोई कमेंट लिखता हूं जो डोमा परिसंघ के ग्रुप में जाता है या यूपी डोमा के परिसंघ में, उसको जाकर के कम से कम टिप्पणी तो कर दिया कर, समर्थन में कर दिया करिए। ओबीसी के लोग हैं, अकलियत के लोग हैं, समाज के लोग हैं, उनको कुछ तो लिखना चाहिए जाकर के। एक तरफा हमारे ऊपर, हम लोगों के ऊपर हमला होता है मनवादियों की तरफ से, बीजेपी का IT सेल से, तो जल्दी जल्दी करिए, मैं अब समाप्त करने वाला हूं। कोई सवाल आपका मैं लेना चाहूंगा, आप बता दीजिए, कोई सवाल आया हुआ है? मेंबर्स ऑनलाइन। एक बात मैं और कहूंगा, जब मैंने 17 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया मायावती जी को के बारे में बोला, उसी दिन रात में बीजेपी के IT सेल अमित मालविया 1:30 बजे रात ट्वीट करते हैं मायावती जी के लिए, उनके पक्ष में, और हमारे ऊपर हमला बोलते हैं। अरे 1:30 बजे रात बीजेपी जगी हुई है मायावती जी के लिए, हमारे ऊपर हमला करने के लिए। एक कथित मिशनरियों से पूछना चाहता हूं, यही नहीं, बीजेपी के शाहनवाज जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, यही नहीं, अपर्णा यादव जो उत्तर प्रदेश महिला आयोग के वाइस चेयरमैन है, उनका हमला हमारे ऊपर होता है। अरे बीजेपी को क्या पड़ी थी भाई, है जवाब किसी के पास? अभी भी कोई शक है कि बी टीम नहीं है? अभी भी शक है कि ये मतलब मिशन चला रही? और उसके बाद में आशीष पाटिल जो अपना दल है उनको लगा दिया मेरे पीछे, फिर जनता दल को लगा दिया मेरे पीछे। इससे भी अभी भी समझ में नहीं आता कि आरएसएस बीजेपी के हैं। अगर आरएसएस बीजेपी मनुवाद आपको भाता है तो आप सपोर्ट करिए मायावती जी के साथ। और बेचारे आकाश आनंद के बारे में मैं क्या कहूं, कभी उनको
उत्तराधिकारी घोषित करते, कभी बेचारे को उत्तराधिकारी पद से हटा देते। अरे भैया, लोकतंत्र में उत्तराधिकारी नहीं होते हैं। राजाओं महाराजाओं का देश नहीं रह गया। ये डेमोक्रेसी है, संविधान के तहत चलता है। बने हैं अम्बेडकराइट, कह रहे हैं सामाजिक न्याय की बात करने वाले, लोकतंत्र की बात। यहां उत्तराधिकारी घोषित करते, राजा अपना उत्तराधिकारी घोषित, कोई रानी है? आश्चर्य होता है। कानपुर में आप लोग लिख दीजिए कहां सम्मेलन कराना चाहते हैं। एक्स पर जो भाई लोग जुटे हैं, भाई मेरे बीजेपी के आईटी सेल वाले बहुत बुरा भला करते हैं। आप लोग मेहरबानी करके मेरे साथ खड़ा हो जा करिए, दो शब्द डिफेंड। अरे आप में पढ़े हैं, बुद्धि है, यही तो बुद्धि काम आती है। जा करके आप उसको लिखिए, अपने टैलेंट को जाहिर करिए। और आपको बता दूं, ये आपका सोशल मीडिया खुराक होना चाहिए। और अंत में डोमा क्यों, ये मैं बता देना चाहता हूं। अब तक जितने संगठन हैं वो बने हैं, बना कहते तो हैं, अभी विजय बहादुर जी कह रहे हैं कि दौलत की बेटी मायावती जी हूं तो जग जाहिर है। ये जो डोमा का सिद्धांत जान लीजिए। चार कम्युनिटी हैं, दलित है, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी। जहां आदिवासी नहीं है वो अलग बात है, नहीं दलित और ओबीसी मुस्लिम तो हर जगह, चाहे जिला की कम्युनिटी हो, चाहे ब्लॉक की हो, चाहे प्रदेश की हो। 4 कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, चारों कम्युनिटी के लोग होंगे। अब नहीं चलेगा कि मिशन के नाम पर संगठन खड़ा कर दो, बहुजन कहो और जाति के लोगों से ही अपने संगठन को भर दो। ये नहीं चलेगा, इससे तो मिशन नहीं चलेगा। इसीलिए मिशन टूट रहा है, इसीलिए प्रतिक्रिया हो रही है। ये निषाद अपनी पार्टी क्यों बनाए, राजभर अपनी पार्टी क्यों बनाए? कोई कारण तो हो था, हम वो कारण नहीं पैदा होना था। नोनिया क्यों अपनी पार्टी बना रहे, कुर्मी समाज के लोग क्यों अपनी पार्टी बनाए? इसका कारण हम हैं। संगठन चलाएंगे, मिशन चलाएंगे और रहेंगे जाति के लोगों तक, और सारा पद प्रतिष्ठा जातियों अपने दोस्तों में बांट देंगे। यहां ऐसा नहीं चलेगा। डोमा में चारों कम्युनिटी के लोग रहेंगे, और यही नहीं, जिला है तो 4 कार्यकारी अध्यक्ष हो, 4 महासचिव हो, प्रदेश हो तो 4 कार्यकारी अध्यक्ष हो, ब्लॉक तक जाएगा, तब जाके मनुवाद को भगाया जा सकता है। और इस पर हम चले तो इस पर हम अगर चले तो मनुवाद से हम लड़ लेंगे, और इसी पर हम चलेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं, और अगले हफ्ते जल्दी मिलेंगे। खबर इस बार एक दिन पहले करेंगे, और ताकि वो बहस हो। आज कईयों का मैं जवाब नहीं दे पाया हूं, वजह क्या है कि हमारा सेटअप थोड़ा सा देर से हुआ। अगले बार खुली बहस होगी, और प्रश्नों का जवाब, मैं कईयों का प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं। ऐसी बातें, विजय बहादुर जी हैं, गीतांजलि जी हैं, और विजय हैं, और रविकांत हैं, 10 का जवाब मैंने दिया है, नाम नहीं ले पाया था, तो अगले बार हम नाम लेकर के भी कहेंगे। काशिफ हसन जी हैं, डॉक्टर काशिफ हसन जी हैं, उनका भी जवाब मैंने दिया इसमें। धन्यवाद।